किसान कहाँ से सरवाइव कर पाएगा। तो सोयाबीन के कल्टीवेशन डेफिनेटली तकलीफ में आ जाएगा। लगता है कि जीएम अगर अलाउ होता है तो हम निश्चित तौर के ऊपर प्रोडक्शन इंक्रीज होते हुए देखें। मैटर अभी गवर्नमेंट के हाथ में नहीं है, वो मैटर सुप्रीम कोर्ट में सब जुडिस है। ओके। जब तक सुप्रीम कोर्ट से कोई फैसला नहीं आता, मैं नहीं समझता कि डोमेस्टिकली ऑयल सीड जेनेटिकली मॉडिफाइड परमिट किए जाए। तो लगता है आने वाले ये 5 साल के अंदर में भारत तिलहनी फसलों के अंदर आत्मनिर्भर हो। हम लोग फूड सिक्योरिटी जिसको बोलते हैं, वो केवल गेहूं और चावल से आगे हम लोग नहीं सोचते। शुगर के प्राइसेस क्या स्टेबल रहेंगे या यहाँ पर भी जंप आ सकता है और प्रोडक्शन क्या? थोड़ा शक है कि कहीं न कहीं कथनी और करनी में थोड़ा अंतर, कहाँ से सरवाइव कर पाएगा। तो सोयाबीन के कल्टीवेशन डेफिनेटली तकलीफ में आ जाएगा हिंदुस्तान में। नमस्कार, मार्केट टाइम्स टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं सुरेश मनचंदा और आप देख रहे हैं खाद्य तेलों पर खास पेशकश। आज इस प्रोग्राम में हम जानने की कोशिश करेंगे कि सरसों, सोयाबीन, सूरजमुखी किसमें एक तेजी दिखाई दे सकती है और साथ ही साथ एक बुल रन दिखाई देगा या फिर डाउनसाइड ट्रेंड हम देखेंगे। और साथ ही हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि नेशनल और इंटरनेशनल सिनेरियो खाद्य तेलों को लेकर के क्या बनते दिखाई दे रहे हैं। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ अतुल चतुर्वेदी साहब इस समय पर मौजूद हैं। आप एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हैं रेणुका शुगर से और साथ ही आप चेयरमैन हैं एशियन पाम ऑयल अलायंस से। आपका स्वागत है। थैंक यू अतुल जी, मेरा पहला सवाल आपसे खाद्य तेलों को लेकर के, या यूं कहें कि इस समय पर ट्रेड वॉर के अंदर में जीएम सीड्स की बड़ी चर्चा आई और एक दबाव है भारत के ऊपर पे कि जीएम सीड्स को यहाँ पर अलाउ किया जाए, लेकिन सरकार ने साफ मना किया कि हम जीएम को अलाउ नहीं कर सकते। इसको किस परिप्रेक्ष्य के अंदर देखते हैं? क्या आपको लगता है कि जीएम अगर अलाउ होता है तो हम निश्चित तौर के ऊपर प्रोडक्शन इंक्रीज होते हुए देखेंगे? जीएम अगर अलाउ होता है इंपोर्ट में तो इंपोर्ट बढ़ेगा। डोमेस्टिकली अगर गवर्नमेंट परमिट करे कि जीएम आप यूज़ कर सकते हैं, वो मैटर अभी गवर्नमेंट के हाथ में नहीं है, वो मैटर सुप्रीम कोर्ट में सब जुडिस है। ओके। तो अनलेस जब तक सुप्रीम कोर्ट से कोई फैसला नहीं आता, मैं नहीं समझता कि डोमेस्टिकली ऑयल सीड जेनेटिकली मॉडिफाइड परमिट किए जाएंगे। तो वी विल हैव टू वेट कि क्या सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन रहता है। और जहाँ तक इम्पोर्ट फ्रॉम यूएसए का सवाल है, तो गवर्नमेंट तो रेजिस्ट करेगी, क्योंकि अगर इंपोर्ट खुलेगा तो हिंदुस्तान का जो किसान है उसको डेफिनेटली कॉम्पीट करना पड़ेगा इंटरनेशनली, और वो हम लोग नहीं कॉम्पीट कर पाएंगे। क्योंकि अगर यूएसए से आना है तो यूएसए यही इंसिस्ट करेगा कि 0 ड्यूटी पे आए या बहुत कम ड्यूटी पे आए। तो आज हिंदुस्तान का प्राइस तो आज इंटरनेशनल मार्केट से कहीं ऊंचा है। तो हिंदुस्तान का किसान कहाँ से सरवाइव कर पाएगा। तो सोयाबीन के कल्टीवेशन डेफिनेटली तकलीफ में आ जाएगा हिंदुस्तान में। ओके। एक और इसके अंदर में आ रहा है कि अगर जीएम सीड हिंदुस्तान के अंदर आता है तो डिपेंडेंसी यूएस के ऊपर पे हो जाएगी हमेशा के लिए। प्रोडक्शन ठीक है, थोड़ा बहुत इंक्रीज हो सकता है, लेकिन सीड अल्टीमेटली वहीं से ही आपको मंगवाना पड़ेगा। ये कोई जरूरी नहीं है। हिंदुस्तान में भी एक से एक बढ़िया साइंटिस्ट मौजूद हैं। आप देखिए मस्टर्ड का एक डॉक्टर पेंटल हुआ करते थे, उन्हें तो हिंदुस्तान में भी जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड सीड को इजाद कर दिया था आज से 20-25 साल पहले। ठीक है। तो मैं समझता हूँ हिंदुस्तान के साइंटिस्टों को जेनेटिकली मॉडिफाई करने में कोई तकलीफ नहीं है और हिंदुस्तान कोई डिपेंडेंट यूएसए पे रह जाएगा, ऐसा मुझे थोड़ा इस बात में शक है। ओके। 2030 तक सरकार का लक्ष्य है कि आत्मनिर्भर भारत करना है तिलहन फसलों के अंदर में, खाद्य तेलों में। क्या आपको लगता है आने वाले ये 5 साल के अंदर में भारत तिलहनी फसलों के अंदर आत्मनिर्भर हो जाएगा? अगर पिछले 20-25 सालों का जो भी प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी देखें तो मुझे थोड़ा शक है कि कहीं न कहीं कथनी और करनी में थोड़ा अंतर है। ठीक है। अगर आज अपने हिंदुस्तान का कंजम्पशन देखें तो ऑलमोस्ट 26 मिलियन टन यानी कि 260 लाख टन हम लोग तेल कंज्यूम करते हैं। बिल्कुल ठीक है। उसमें से 16 मिलियन यानी कि 160 लाख टन
इंपोर्ट होता है, राइट। तो विच मीन्स अबाउट तकरीबन 60% हम लोगों की डिपेंडेंस वर्ल्ड पे है। तो ये डिपेंडेंस 5 साल में घट जाएगी, मेरे को बहुत ज़्यादा शक है। और अभी ग्राउंड लेवल पे कोई बहुत बड़ा इफेक्ट आ रहा हो या बहुत बड़ा एक्शन दिखाई दे रहा हो या ऑयल सीड मिशन सही मायने में विद एडिक्वेट फंडिंग इम्प्लीमेंट हो रहा हो, मुझे थोड़ा शक है। अगर आप जैसे आज मिनिस्टर साहब को भी सुना हम लोगों ने कि 10,000 करोड़ ऑयल सीड मिशन के लिए ईयर मार्क किए हैं अगले 5 साल में, तो 10,000 करोड़ 5 साल में ऊँट के मुंह में जीरा भी नहीं है। मेरा तो एक सजेशन था, अब वो कितना समझ में आता है कितना नहीं आता मैं नहीं कह सकता, कि आप इंपोर्ट जो है उसकी कस्टम्स ड्यूटी को हरदम बढ़ा के रखें। एटलीस्ट 5-7 हज़ार करोड़ रुपया सालाना आप ऑयल सीड डेवलपमेंट की तरफ डालें। क्योंकि कोई भी नेशन अपनी एडिबल ऑयल सिक्योरिटी टू द एक्सटेंट ऑफ 60% कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। दूसरा एक हम लोगों का सजेशन था, और हमारा बहुत दिनों से मैं कह भी रहा हूँ, कि जो आज हम लोग फूड सिक्योरिटी जिसको बोलते हैं वो केवल गेहूं और चावल से आगे हम लोग नहीं सोच पाते। बिल्कुल ठीक बात है। पर गेहूं चावल से अकेला खाना नहीं हो सकता, उसके लिए आपको तेल भी चाहिए, उसके लिए आपको पल्सेस भी चाहिए। राइट। तो जो एडिबल ऑयल सिक्योरिटी या फूड सिक्योरिटी की बात हो रही है उसको एनलार्ज करके एडिबल ऑयल और पल्सेस को भी इंक्लूड करना चाहिए। तब जो गवर्नमेंट की तरफ से जो रिक्वायर्ड तवज्जो आएगी तब शायद मिले। DDCA, DDGS और DOC, इसको आप किस नज़र से देख रहे हैं? इसको मैं इस तरीके से देख रहा हूँ कि सोयाबीन फार्मर्स वर्सेस आपका मेज़ फार्मर्स हो गया है, और मेज़ के ऊपर पे गवर्नमेंट का थ्रस्ट भी है, सोयाबीन के फार्मर्स को प्राइस नहीं मिल रहा। तो सरकार के पास ये एक अपॉर्चुनिटी, क्या आप समझते हैं कि ये गवर्नमेंट के पास में एक अपॉर्चुनिटी आ गई है कि चलो फार्मर मेज़ की तरफ शिफ्ट कर जाएगा? देखिए, हम लोगों को खुद को सोचना पड़ेगा कि हिंदुस्तान को बायोफ्यूल की ज़्यादा ज़रूरत है या खाद्य तेलों की। तो अगर तो अपना ये इसका कंजम्पशन, ये क्या नाम, ये सोयाबीन का रकबा घटता है, जो कि अभी तक के जो आंकड़े आए उसके हिसाब से दिखाई देता है कि इस साल हो सकता है कि सोयाबीन का रकबा 1 मिलियन हेक्टेयर घटे। और उतना ही रकबा मक्के का बढ़े रफली। अच्छा। तो अगर ये सिनेरियो अभी तक की जो डाटा आई है तो डेफिनेटली आपकी एडिबल ऑयल जो इनसिक्योरिटी है वो आने वाले दिनों में कब तक आप देख रहे हैं 1 मिलियन का नहीं, इस अभी की जो सोइंग रिपोर्ट है तो उसमें रफली मतलब 1 मिलियन से मार्जिनली कम होगा, मैं तो अप्रॉक्सीमेटली बता रहा हूँ, तो वो दिखाई दे रहा है, वो एक द राइटिंग ऑन द वॉल। पाम ऑयल मिशन गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट, इसको आप किस नज़र से देख रहे हैं, और कितने लाख हेक्टेयर के अंदर में आपको लगता है कि अगर हम पाम ऑयल की खेती करते हैं तो हम सेल्फ सफिशिएंट हो सकते हैं? नहीं, डेफिनेटली पाम ऑयल को अगर जो गवर्नमेंट का ट्रस्ट है उसको सही मायने में मतलब क्रियान्वित किया जाए तो डेफिनेटली इट्स अ इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट। और गवर्नमेंट का आइडिया है कि 2-2.5 मिलियन टन पाम ऑयल हिंदुस्तान को अपने खुद के डोमेस्टिक सोर्सेज से 2030 तक मिलेगा। मेरा मानना है थोड़ा उसमें तकलीफ है क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो टेरेन है वहाँ पे उसको उस हद तक एक्सपेंड करना थोड़ा मुश्किल पड़ रहा है। बट डेफिनेटली मैं समझता हूँ पाम इज़ द वे फॉरवर्ड, क्योंकि पाम हाई ऑयल बेयरिंग ऑयल सीड है और बड़ी कंपनियां भी इसमें इन्वॉल्व हैं, जैसे गोदरेज है, पतंजलि है या 3F है। तो ये सब डेफिनेटली फ़र्क पड़ेगा। बट 2-2.5 मिलियन टन तेल पाम ऑयल का 2030 तक का मिल जाएगा डोमेस्टिकली, वो मुझे थोड़ा क्वेश्चन मार्क लग रहा है, क्योंकि आज की तारीख में 3-3.5 लाख टन से ज़्यादा नहीं है। तो 5 साल में 3-3.5 लाख टन वाला 20-22 या 25 लाख टन हो जाए, वो थोड़ा 10 तक पहुंच सकता है, 1 मिलियन पहुंच सकता है, क्यों नहीं पहुंच सकता। 10 लाख टन तक आपको लगता है कि डेफिनेटली 2023 तक पहुंच सकता है? डेफिनेटली। कौन सा आपको तिलहन फसल जो है वो ज़्यादा बेस्ट लग रही है इस 2025 के अंदर में? आपको सोयाबीन अच्छा लग रहा है, मस्टर्ड अच्छा लग रहा है, सूरजमुखी अच्छा लग रहा है या मूंगफली?
देखिए, हम लोगों का मानना है कि मस्टर्ड और ग्राउंडनट यानी कि मूंगफली, राइट, ये दोनों हाई ऑयल बेयरिंग सीड हैं। आज मस्टर्ड है, समझ लीजिए 42-43% तेल होता है, मूंगफली में ऑलमोस्ट 48 से 50% तेल होता है। तो इन तेलों को हिंदुस्तान को ज़्यादा प्रमोट करने की ज़रूरत है। ओके, प्लस पाम, ओके, पाम भी हाई ऑयल बेयरिंग है। ठीक है, सोयाबीन रिलेटिवली लेस ऑयल बेयरिंग, सोयाबीन मोर प्रोटीन क्रॉप है। तो मैं समझता हूँ कि अगर ये मस्टर्ड को, ग्राउंडनट को और पाम को एज अ फोकस्ड एरिया देखें तो डेफिनेटली फ़ायदा मिलेगा। सनफ्लावर के बारे में मेरा कहना ये है कि सनफ्लावर हिंदुस्तान में प्रमोट करने की बहुत कोशिश की गई थी, बढ़ा भी था, बट वो ज़ीरो लेवल से स्टार्ट करना पड़ेगा। आज की तारीख में सनफ्लावर की खेती हिंदुस्तान में नहीं के बराबर है। ठीक है। अगर मैं ये कहूँ कि अगर किसी स्टॉकिस्ट के पास या इंडस्ट्री के पास में या किसी के वेयर हाउस के अंदर में मस्टर्ड है, मूंगफली है, या किसी ने स्टॉक करना है, तो आप क्या रिकमेंड करेंगे कि इसका फ्यूचर अच्छा होने वाला है फॉर द प्रोस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट्स मार्जिन? देखिए, अब इस लेवल पे मस्टर्ड तो मैं नहीं रेकमेंड करूंगा कि स्टॉक करें, क्योंकि सबसे बड़ा स्टॉकिस्ट तो हिंदुस्तान में नैफेड, हैफेड ये लोग हैं। ठीक है। तो मैं जब तक कि क्रॉप नहीं आए, नई क्रॉप, मैं नहीं रेकमेंड करूंगा इस लेवल पे, क्योंकि अब इस लेवल पे बहुत ज़्यादा तेज़ी आना थोड़ा एटलीस्ट नेक्स्ट 1-2 महीने में थोड़ा मुश्किल दिखाई देता है। और ऑयल सीड आज की तारीख में डोमेस्टिक अवेलेबिलिटी भी देखिए बिल्कुल ख़त्म हो गई है। सोयाबीन में जब तक ये DDGS है और जो कहीं ख़त्म होने वाला नहीं है, आज 2.5 से 3 मिलियन टन DDGS मक्के का बनने लगा है, प्लस 1.5 मिलियन टन मैं समझता हूँ चावल का बनने लगा है। तो सोयाबीन मील के प्राइसेस तो कहीं बढ़ने वाले हैं नहीं। ठीक है। तो वो नहीं बढ़ेंगे तो सोयाबीन सीड गवर्नमेंट कितना भी कुछ कर ले, 5300 का भी MSP कर ले, वो बिकेगा तो वही नीचे में। राइट, ठीक है। उसमें भी हाथ डालने में मैं नहीं रेकमेंड करूँगा। तो जो भी सब ये बातें हैं, तब क्रॉप बन जाए खरीफ की, उस समय ज़्यादा बेहतर होगा उस तरह अगर स्टॉक भी करना है तो। शुगर की भी बात मैं आपसे करना चाहूँगा, क्योंकि आप शुगर भी क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। चीनी का फ्यूचर आपको क्या लगता है? शुगर के प्राइसेस क्या स्टेबल रहेंगे या यहाँ पर भी जंप आ सकता है, और प्रोडक्शन क्या देखते हैं? देखिए, पहले तो मैं प्रोडक्शन पे बात करूँ। लास्ट ईयर प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा सफ़र किया था। ऑलमोस्ट शुगर का अगर मतलब सुक्रोज के लेवल पे बात करें तो मैं समझता हूँ 29-29.5 मिलियन टन के आसपास था, और अगर चीनी के लेवल पे बात करें तो चीनी 26 मिलियन टन के आसपास थी, जो कि काफ़ी बड़ा ड्रॉप था। इस साल मौसम बिल्कुल अनुकूल रहा है, बरसात बिल्कुल बहुत बढ़िया रही है, और लास्ट ईयर जो सबसे ज़्यादा सफ़र किया था वो कर्नाटका और महाराष्ट्र ने सफ़र किया था। इस साल दोनों जगह रेंज बहुत बढ़िया रही हैं। ओके। और सोइंग ऑपरेशन भी बढ़िया रहे थे। तो मैं समझता हूँ दे विल बाउंस बैक। हम लोगों का अंदाज है रफली कि पिछले साल के मुकाबले 15 से 20% इस बार क्रॉप में इजाफा होना चाहिए। अब कितना होगा नहीं होगा ये आने वाले 2 महीने बताएंगे। जहाँ तक प्राइसेस का सवाल है, शक्कर बहुत ज़्यादा रेगुलेटेड कमोडिटी है। प्राइसेस अगर गवर्नमेंट को लगेगा बढ़ रहे हैं तो गवर्नमेंट एलोकेशन बढ़ा देती है, पर इन एनी केस थोड़ा बहुत मैं देख रहा हूँ कि कंजम्पशन को हेडविंड्स आ रहे हैं हिंदुस्तान में। क्योंकि इस साल का अगर हम लोग एलोकेशन देखते हैं तो लास्ट ईयर के मुकाबले तकरीबन 1.5 मिलियन टन कम एलोकेशन है गवर्नमेंट का। ओके। अगर हम पिछले साल के मुकाबले बात करें तो पिछले साल समझ लीजिए 7-7.5 लाख टन बांग्लादेश वगैरह स्लिप कर गया था। तो उस समय ताल्लुकात हिंदुस्तान के बेहतर हुआ करते थे। आज वो स्लिपेज नहीं है। राइट। तो तभी भी अपना एलोकेशन अगर 1.5 में से 7-7.5 माइनस कर दीजिए तो 7-7.5 लाख टन इस साल एलोकेशन कम दिख रहा है। ओके। विच सिंपली मीन्स कि सरप्लस कंजम्पशन में हेडविंड्स बढ़ रहे हैं। सरप्लस बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, क्योंकि हिंदुस्तान का सरप्लस ऑलरेडी अफेक्टेड था लास्ट ईयर का प्रोडक्शन कम होने से। ठीक है। पर आने वाले दिनों में मैं समझता हूँ अगर गवर्नमेंट ने एथेनॉल में डाइवर्जन शुगर का या शुगर बेस्ड एथेनॉल का नहीं बढ़ाया
तो हिंदुस्तान में गलट आ सकता है चीनी का। अच्छा। और फिर वही बातें सामने स्टोरी चालू हो जाएंगी कि किसानों का पेमेंट अटकने लगा, और वो सारी जो पहले स्टोरियाँ आती थी 4-5 साल पहले। और मैं समझता हूँ गवर्नमेंट को टाइमली एक तो एथेनॉल का प्राइस जो बढ़ना चाहिए वो उसकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए, और दूसरा एलोकेशन जो लास्ट ईयर कम किया था वो बढ़ाना चाहिए। आज नीति आयोग ने बोला था कि 55% शुगर सेक्टर से आना चाहिए और 45% एथेनॉल आना चाहिए फ्रॉम ग्रेन सेक्टर। ओके। पिछला एलोकेशन आप देखिए तो 66% तो आया है ग्रेन सेक्टर से, और शुगर सेक्टर को केवल 34% ही एलोकेशन मिला। तो ये कहीं ना कहीं विरोधाभास है। मैं समझता हूँ इसको थोड़ा गवर्नमेंट बैलेंस करने की कहीं ज़रूरत पड़ रही है। यहाँ पे एक सवाल ये भी आता है कि जीएम के ऊपर पे मैं वापस आऊँगा। पंजाब गवर्नमेंट ने ये कहा है कि मक्का का जीएम वो अपने स्टेट के अंदर में अलाउ कर सकते हैं। इसको किस प्रोस्पेक्ट से आप देख रहे हैं? क्योंकि एक तरफ स्टेट वो अलाउ करने की बात कर रही है और एक केंद्र की सरकार वो कह रही है कि हम इसको अलाउ नहीं करेंगे। नहीं, देखिए पंजाब ने अभी केवल फील्ड ट्रायल्स के ऊपर बात की है मक्के की। वो मैटर चूंकि सब जुडिस है इसलिए कुछ भी बोलना गलत है, पर अगर इससे पर्सनल लेवल पे बात पूछें तो हिंदुस्तान को कोई ज़रूरत नहीं है कि हम लोग जेनेटिकली मॉडिफिकेशन के ऊपर क्यों अपोज करें। अगर आज अपनी यील्ड देखें, मैं सोयाबीन इंडस्ट्री में 1980 के आसपास आया था, उस समय भी 1 टन से कम यील्ड हुआ करती पर हेक्टेयर। आज इतने साल बाद 45 साल बाद भी वहीं के वहीं है या उससे थोड़ी कम है। तो कहीं ना कहीं हम लोगों ने जो इंटरवेंशंस करने चाहिए थे वो शायद नहीं किए, और कोई कारण नहीं है। दुनिया भर में तो सब चीज़, जितना सोयाबीन तेल आ रहा है वो सब जेनेटिकली मॉडिफाइड है, जितना हम लोग कॉटन सीड देखते हैं वो सारा जेनेटिकली मॉडिफाइड है। जो गुजरात में एनिमल्स खाते हैं खली, वो भी सब जेनेटिकली मॉडिफाइड है। उसका दूध हम लोग पीते हैं, हम लोग तब हिस्ट पोस्ट है, हम लोग का आज तक कुछ नहीं हुआ। तो मैं समझता हूँ तेल भी खाते हैं जेनेटिकली वो कॉटन का। तो मैं समझता हूँ ये ऑपोजिशन मैं समझता हूँ मोर इमोटिव है, जबकि टेक्नोलॉजी को अपोज करना मैं नहीं समझता कोई खास इसमें वो है। गवर्नमेंट को अडॉप्ट करना चाहिए। एडिबल ऑयल्स के अंदर में एक और हम ये देख रहे हैं कि सरकार ने ओबेसिटी का कैंपेन रन किया है, और हमने बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स को और चैनल्स को हेडलाइंस बनाते हुए देखा है कि समोसा है और जलेबी खाने से आपको क्या क्या नुकसान है। आपके पर्सनल इसके ऊपर पे थॉट्स क्या हैं? क्या आपको लगता है इससे कंजम्पशन रिड्यूस होगी और हमारी जो एडिबल ऑयल के बीच में डिमांड और सप्लाई का जो गैप है उसको मीट करने में कहीं ना कहीं कामयाबी मिलेगी? मैं समझता हूँ जो ये प्राइम मिनिस्टर साहब का अनाउंसमेंट है वो डेफिनेटली वेलकम है, बट थोड़ा उसकी मैसेजिंग में करेक्शन की ज़रूरत है। आज अगर आप देखिए गुजरात 30 किलो पर एनम से ज़्यादा खाता है, महाराष्ट्र 25-30 किलो के रेंज में खाता है। जो एफ्लुएंट प्रदेश हैं वहाँ कंजम्पशन लेवल बहुत हाई है, पर वहीं अगर आप उड़ीसा देखें या बिहार देखें या पार्ट्स ऑफ यूपी देखें जो कि कहीं ज़्यादा पॉपुलर स्टेट्स हैं, वहाँ पे कंजम्पशन 10 किलो के भी नीचे है। तो मैं समझता हूँ जो हिंदुस्तान के कंटेक्स्ट में जो सबसे ज़्यादा अहम ज़रूरत है वो ये है कि 30 किलो खाने वाले को नीचे 17-18 पे लेके आए, और जो 7-8 किलो खाने वाला है उसको 17-18 पे लेके आए। तो नीचे वाले को उठाना हम लोगों की ज़रूरत है, ऊपर वाले को कंजम्पशन कम करना भी ज़रूरत है। और ओबेसिटी की जहाँ तक सवाल है, वो जो एफ्लुएंट सोसाइटी है वो ज़्यादा ओबीस है, जो कि वनस्पति वो जो एक्चुअली मेहनत कर रहा है जी, फिजिकल एक्टिविटीज जिसकी ज़्यादा है। तो नेचुरली मैं समझता हूँ इस मैसेजिंग को थोड़ा टारगेटेड मैसेजिंग करना चाहिए, इंस्टेड ऑफ कि अक्रॉस द नेशन कम करो ये करो। दैट मे नॉट। फिर तो ये साइकिल रिवर्स हो जाएगा, डिमांड और इंक्रीज होगी? नहीं होगी, क्योंकि आज ऊपर का लेवल 30 वाला आ जाएगा 18 पे, 8-10 वाला
तो लेकिन पॉपुलेशन का जो डिफरेंस है हाँ वो दोनों के अंदर में डिफरेंस बड़ा ज़्यादा है। अगर उसको 17-18 पर लेकर के आते हैं तो नेचुरल देखिए 8-10 वाला जो है ना उसको ऊपर ऊपर आते आते भी बहुत वक्त लगेगा। ठीक है। और उसकी बेचारे की इनकम लेवल्स नहीं कंपनी। तो जो आज तकलीफ है वो यहाँ की तकलीफ है कि जो मोटापा, अपना ऑब्जेक्टिव मोटापा कम करना, ओबेसिटी कम करना, तो जो ज़्यादा खा रहा है उसको घटाना है। बिल्कुल। जो वैसे मरा हुआ है उसको क्या मारने की जरूरत है। आखिरी सवाल लूँगा, मस्टर्ड के प्राइस 2025 एंड तक आप क्या देखते हैं? बड़ा मुश्किल है कहना, पर अभी जैसे आज हम लोगों ने सेक्रेटरी साहब को सुना कि उन्होंने बोला कि जो नैफेड और हैफेड है उसको वो लोग इन्फ्लुएंस करेंगे कि जो मटेरियल उनके पास स्टॉक में है उसको थोड़ा एग्रेसिवली मार्केट में बेचें। अगर तो वो कार्यान्वित हो जाता है तो मैं समझता हूँ मस्टर्ड की जो रनअवे तेजी रही है कि आज 40-45 रुपए किलो मस्टर्ड तेल का दाम और तेलों के मुकाबले ऊंचा है। मैं समझता हूँ उसमें थोड़ी सी सोब्राइटी आएगी। क्योंकि आज की तारीख में सबसे बड़ा स्टॉकिस्ट जिसको कहना चाहिए वो गवर्नमेंट है। ठीक है। नैफेड हुआ, हैफेड हुआ, ये सब इनके पास। और इनकी देखा देखी मैं समझता हूँ किसानों ने भी रोका होगा। इनकी देखा देखी मैं समझता हूँ मिलर्स ने, स्टॉकिस्टों में रोका होगा। अगर ये बिकना चालू होगा तो ये भी माल निकल के आएगा, तो इससे थोड़े बाजार प्रेशर में आएंगे। तो अभी जिसके पास स्टॉक हो तो उसको रखना चाहिए, वेट करना चाहिए, या निकालने की तरफ ध्यान लगाना चाहिए? ये कहना मुश्किल है, पर आज की तारीख में कोई भी डिसीजन लेने के पहले गवर्नमेंट की क्या सोच है वो समझना ज़्यादा जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया अतुल जी समय देने के लिए। तो कई प्रोस्पेक्टिव हैं एडिबल ऑयल्स को लेकर के। एक तरफ हमें यहाँ पर दिख रहा है कि हम अपनी जो डिमांड है उसको मीट करने के लिए सरकार की जो योजनाएं आ रही हैं, जो सस्टेनेबिलिटी एग्रीकल्चर की तरफ जो सरकार का ध्यान है, वो कहीं ना कहीं मीट करने की कोशिश हो सकती है, लेकिन 2030 तक वो मीट हो पाएगी या नहीं हो पाएगी उस पर एक अभी सवाल बाकी है। दूसरा, मस्टर्ड के जो प्राइजेस को लेकर के बात है, अगर नाफेड माल लिक्विडेट करता है, बाजार में रिलीज करता है ओपन मार्केट में, तो निश्चित तौर के ऊपर एक दबाव देखने को मिलेगा। कहीं मत जाइए, देखते रहिए मार्केट टाइम्स टीवी।